हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख ले, जिसमें हमने 10.2 को क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर हम 11, 12 और जो भी क्वेश्चन है उसको आगे देखेंगे। 11 नंबर, शो दैट the vectors 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are कोलिनियर। हमें क्या शो करना है? कोलिनियर शो करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। इस वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं और इस वेक्टर को हम बी वेक्टर मान लेते हैं। अब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? तो ध्यान से देखो, इफ़ a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये अगर तीनों की वैल्यू, तीनों का जो रेशियो है वो अगर इक्वल आता है तो वो वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया है जिसको हमने ए वेक्टर लिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब आपको क्या करना है? कोफिशिएंट निकाल लेने हैं, राइट? ओके, a1 b1 c1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने कोफिशिएंट निकाल लिए। ओके, a2 b2 एंड c2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने a2 -4, अब देख सकते हो b2 6 और c2 -8। ओके, तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ध्यान से देखो, a1/a2 वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो 2/-4, तो आंसर कितना आएगा? -1/2। b1/b2 -3/6, तो भी आंसर कितना आएगा? -1/2। c1/c2 यानी 4/-8, तो भी आंसर कितना आएगा? -1/2। तो आपने देखा यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब वेक्टर्स कैसे है? कोलिनियर्स है। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोलिनियर बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? उसका जो रेशियो है, ओके, उसको इक्वल बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हो। देखो, बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको एक्सरसाइज में ही सिखाऊंगा। ओके, तो ये था नंबर 11। 12 की बात करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? मान लो कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको यूनिट वेक्टर तो फाइंड करना ही है। तो ध्यान से देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है i + 2j + k, तो इसको हम कौन सा वेक्टर ले लेते हैं? ए वेक्टर। तो हमने यहाँ पर ए वेक्टर लिख दिया। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ले लो, 1 2 3, उनके स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तीनों का प्लस कर लो, √14 हो गया। ओके, उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। ओके, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड, तो i + j + k, तो i j k ये लिख दिया और मैग्नीट्यूड कितना आया? √14। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 1/√14 i वेक्टर प्लस 2/√14 j और 3/√14। इसमें जो i j और k के जो कोफिशिएंट आए हैं उसको हम बोलेंगे l m और n, और यही डायरेक्शन कोसाइन है। तो देखो, i का कोफिशिएंट क्या है? 1/√14, जिसको हमने l ले लिया। j का कोफिशिएंट क्या है? 2/√14, उसको हमने m ले लिया। और k का कोफिशिएंट क्या है? 3/√14। तो यही डायरेक्शन कोसाइन है। यानी आप लिख सकते हो कि 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। और यूनिट वेक्टर के अंदर, ये देखो यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर के अंदर i j और k के जो कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और l m और n ये डायरेक्शन कोसाइन है। हम आगे फार्मूला भी देखेंगे, इसके कुछ और भी फार्मूला है, जैसे l m n, इनको और भी नाम से बताया गया है। जैसे l क्या होता है? कॉस थीटा, m क्या होता है? कॉस बीटा, और n क्या होता है? कॉस गैमा। आगे सम भी आएगा उसका। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो आप याद क्या रखोगे? किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करोगे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के अंदर जो i j और k के जो कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखो वापिस आया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या फाइंड करेंगे हम? यूनिट वेक्टर। ओके, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए क्या है आपका 1 2 -3, बी क्या है -1 -2 1 है, ये माइनस नहीं है। ओके, तो -1 -2 और ये 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, वापस एक बार बता दूं, आपको वेक्टर तैयार दिया था, राइट, मतलब आई जी और के फॉर्म में वेक्टर तैयार दिया था। यहाँ पर आपके पास वेक्टर तैयार नहीं है, और कहाँ से फाइंड करना है? ए टू बी। तो ए टू बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी माइनस ए, आगे के वीडियोस के अंदर हमने देखा है। तो बी माइनस ए, -1 तो -2i हो जाएगा। -2 और माइनस लगेगा, यानी -2 और -2 तो -4j हो जाएगा। और 1 फिर माइनस लगेगा, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 4k। आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो। देखो बी क्या है? -1 -2 1, -1 -2 1, और ए क्या है? 1 2 -3, राइट, 1 2 -3। तो देखो -1 -1 तो -2i, -2 -2 तो -4j, और 1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ओके, तो 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ए बी वैक्टर मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड यानी कोफिशिएंट ले लो, तो -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी √36 = 6। यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर हमने यहाँ से लिखा और मैग्नीट्यूड यहाँ से लिखा। अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो -2/6i, -4/6j और 4/6k। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा, तो -1/3i, 2 2 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, 2 2 कैंसिल, यानी -2/3j, और k 2 2 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, 2 2 कैंसिल, यानी 2/3k। तो ये जो यूनिट वेक्टर आपका है, देखो आपने क्या फाइंड किया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के अंदर i, j और k के जो कोफिशिएंट होते हैं कौन कौन से हैं? -1/3, -2/3 और ये 2/3, तो ये क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन हो गए। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो। शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड यानी एंगल बनाते हैं, इक्वली इंक्लाइंड यानी इक्वल एंगल बनाते हैं टू द एक्सिस OX, OY और OZ। देखो ये इस तरीके से होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये O है, मान लो ये X है, ये Y और ये Z। तो ये इक्वली इंक्लाइंड एंगल बनाते हैं। ये जो एंगल बनता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल बनाने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है पहले, और इक्वल कैसे बताएंगे हम आगे सम के अंदर देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, आई जे और के, हमने ए वेक्टर लिख दिया। मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो तीनों का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कितना हो गया? √3 हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड अपन ए, आई जे के हमने यहाँ से लिख दिया, और आंसर कितना है? √3। अब हम सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा? 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k। तो हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर के अंदर जो i, j और k के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो l कितना हो गया? 1/√3, ये l, ये क्या होगा? m, और ये क्या होगा? n। तो l, m, n का वैल्यू क्या है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब हमें क्या क्या करना है कि इक्वल एंगल बनाते हैं। तो आगे वाले सम में मैंने आपको बताया कि ध्यान से देखो, L का एक दूसरा नाम भी है, कौन सा? कॉस थीटा। L की वैल्यू कितनी आई है? 1/√3, तो कॉस थीटा = 1/√3। ये कॉस उस तरफ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स 1/√3। M का दूसरा नाम क्या है? कॉस बीटा, और M की वैल्यू भी कितनी थी? 1/√3, हमने आगे देखा। ये कॉस उस तरफ जाएगा, तो बीटा = ये बीटा है, बीटा = कॉस इनवर्स 1/√3। इसी तरीके से n क्या है? कॉस अल्फा। ओके, तो n की वैल्यू भी 1/√3 थी, तो कॉस उस तरफ जाएगा, तो अल्फा = कॉस इनवर्स 1/√3। तो आप देख सकते हो थीटा, बीटा और ये अल्फा, ये सारे एंगल है, और ये कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, और यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल विद द एक्स एक्सिस,
बीटा क्या है, एंगल विद द वाई एक्सिस, और अल्फा क्या है, एंगल विद द जेड एक्सिस, जो मैंने आपको फिगर बताया ये, ओके, एक्स वाई जेड, तो ये ओ था। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ वाई एक्सिस और एंगल विथ जेड एक्सिस, यानी एल एम एन का दूसरा नाम क्या है, तो एल का नाम कॉस थीटा, एम का नाम कॉस बीटा और एन का नाम कॉस अल्फा। अब यहाँ पे कहीं कुछ भी ले सकते हो, जैसे अल्फा बीटा गेमा भी ले सकते हो, कुछ भी। तो तीनों का एंगल आप देखो, थीटा भी एंगल है, बीटा भी एंगल है, अल्फा भी एंगल है, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, यानी सेम आ रहा है, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ये हम स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़े, आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। ओके, ध्यान से देखो, सेक्शन फॉर्मूला, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, मान लो अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट आर लेते हो तो वो इंटरनली होगा, क्या होगा, इंटरनल होगा, यानी उसके ऊपर कहीं पे भी है। तो जब भी सेक्शन फॉर्मूला आता है और इंटरनल की बात होती है, ओके, कि भाई डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे आर, आर कहाँ पर एक्चुअली डिवाइड करता है, तो ध्यान से देखो, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये क्या है, इंटरनल के लिए, राइट, ये फॉर्मूला। एम और एन क्या है, तो एम और एन रेशियो है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एम और एन क्या है, रेशियो है। लेकिन अगर एक्सटर्नली है, ओके, एक्सटर्नल है, तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ ये जो प्लस है उसकी जगह पर माइनस कर देना है। तो एम बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। एक्सटर्नल है तो ये फॉर्मूला, इंटरनल है तो ये फॉर्मूला, और एम और एन क्या है, रेशियो, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हो, जिनको हम क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, इंटरनल के अंदर प्लस है और एक्सटर्नल के अंदर दोनों क्या है, माइनस है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ध्यान से देखो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। देखो, आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, मतलब इस तरीके से लाइन पी एंड ज्वाइनिंग पॉइंट्स है पी क्यू, उस पर देखो आर दिया हुआ है। अब आर दो तरीके से दिया हुआ है आपको, इंटरनली डिवाइड यानी कहीं ऊपर आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, और एक्सटर्नली यानी बाहर आएगा। ओके, पी एंड क्यू पोजीशन वेक्टर्स आर, आपको ये दिया हुआ है पी, आपको ये दिया हुआ है पी और ये दिया हुआ है क्यू। ओके, इन द रेशियो 2:1, यानी ये किसका वैल्यू हुआ, m:n का वैल्यू हुआ। पहला है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब इंटरनली बात करते हैं, तो देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू। ओके, ध्यान से देखो, ये जो पी है आपको ये दिया हुआ है, ये पी है और ये क्यू है। तो पी को हमने क्या बना लिया, ए वेक्टर, और क्यू को हमने क्या बना लिया, बी वेक्टर, और रेशियो हमने बीच में लिख दिया m:n, कितना दिया हुआ है, 2:1। अब आपको पता होगा, अच्छा यहाँ पर ओ आर क्यों लिखा है, क्योंकि ओरिजिन से होता है, ये कहाँ से होता है, ओरिजिन से। तो आर को आप क्या बोल सकते हो, ओ आर वैक्टर, पी को आप क्या बोल सकते हो, ओ पी वैक्टर, और क्यू को आप क्या बोल सकते हो, ओ क्यू वैक्टर। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर को क्या बोलेंगे हम, ओ आर वैक्टर। तो ओ आर वैक्टर, और इंटरनली है इसलिए ये प्लस वाला फॉर्मूला। तो एम, देखो यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1, यानी एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 1। तो ध्यान से देखो, ओ आर एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एम की जगह पर 2, बी वेक्टर, तो ये रहा आपका बी वेक्टर, हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस एन, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर एन। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने 1 लिख दिया, और ए वेक्टर यानी ये आपका पी था। ओके, ये यहाँ पे आ गया, नीचे एम प्लस एन यानी 2+1, ये 2 अंदर जाएगा तो -2 आई प्लस 2j प्लस 2k, ये 1 अंदर जाएगा तो एज इट इज़ रहेगा i प्लस 2j माइनस k, और नीचे 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप देखो -2i प्लस i तो माइनस i, प्लस 2j तो कितना हो गया, 4j, 2k माइनस k तो k, और नीचे 3। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, देखो तो -1/3i प्लस 4/3j, और इसका कोफिशिएंट 1/3k, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनली हो गया, राइट। तो इंटरनली में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस।
अब इसी चीज़ को हम एक्सटर्नली फाइंड करते हैं, तो एक्सटर्नली में क्या होगा, बस यही आपको याद रखना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये एन होगा, एम एन, ये एम और ये एन। तो ध्यान से देखो, एम की वैल्यू कितनी थी 2, बी वेक्टर आपने आगे से देखा, माइनस एन की वैल्यू कितनी थी 1 और ए वेक्टर, और नीचे एम माइनस एन यानी 2 माइनस 1, ये 2 अंदर जाएगा तो -2 आए प्लस 2j प्लस 2k। इसी तरीके से ये माइनस अंदर जाएगा, हर एक का साइन चेंज होगा, ये प्लस आई था माइनस आई, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो गया, और नीचे देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखो, प्लस 2j माइनस 2j कैंसल, -2 आए माइनस आए तो -3 आए, 2j माइनस 2j 0 यानी नहीं लिखोगे तो चलेगा, 2k प्लस k 3k, तो ये आपका आंसर हो गया। नीचे तो 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, एक्सटर्नली था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखो, जब भी मिड पॉइंट की बात आती है तब रेशियो क्या होगा, 1:1, क्योंकि देखो ये पूरा जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ये होगा, तो ये 1 और ये 1। ओके, तो जब भी मिड पॉइंट की बात आती है रेशियो क्या लेंगे, 1:1, यानी m:n आपका क्या हो जाएगा, 1:1। ये P पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये Q पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो स्केलर दिया हुआ है आपको 2 3 4, तो 2 को हमने क्या लिखा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। Q को हमने क्या लिखा, 4i प्लस 1j माइनस 2k। ये B वेक्टर और ये A वेक्टर। अब हमें देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में कौन है, R है, तो इस R को हम क्या बोलेंगे, OR वेक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी किसी का भी डिस्टेंस ओरिजिन से होता है तो OR वेक्टर। तो OR वेक्टर क्या है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर इंटरनली का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं दी हो आप इंटरनली यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर हम इंटरनली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन m प्लस n, m और n की वैल्यू कितनी है, 1 1, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। ये B वेक्टर हमने यहाँ से लिखा और A वेक्टर हमने यहाँ से लिखा। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज़ रहेगा, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो ये एज इट इज़ रहेगा, 4i प्लस 2i तो 6i प्लस j प्लस 3j तो प्लस 4j माइनस 2k प्लस 4k तो प्लस 2k अपॉन 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड सेपरेट कर देंगे, 6/2 तो 3i हो गया, 4/2 तो 2j हो गया, और 2/2 तो 1k हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट का हो गया, राइट। ओके, तो जब भी मिड पॉइंट की बात आती है रेशियो क्या लेंगे, 1:1। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि इंटरनली और एक्सटर्नली नहीं दिया हुआ है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरनल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं, राइट। सो दैट द पॉइंट्स A B एंड C विथ पोजीशन वेक्टर, आपको A क्या दिया हुआ है, A वेक्टर, B क्या दिया हुआ है, B वेक्टर, और C क्या दिया हुआ है, C वेक्टर। आपको 3 अलग अलग वेक्टर दिए हुए हैं, हमें शो क्या करना है कि फ्रॉम दिस वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये जो तीनों है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि मान लो कि ये ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है, यानी अगर AC² जो है वो किसके बराबर हो, AB² प्लस BC², यानी किसी भी दो साइड के स्क्वायर का प्लस करो और वो थर्ड साइड के स्क्वायर जितना हो तो उसको हम पाइथागोरस बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसे ही करना है, ध्यान से देखो, आपको A B और C यानी A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर दिए हुए हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बताने के लिए उसकी लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, और लेंथ आपको मिलेगा कैसे, मैग्नीट्यूड से। ओके, मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, A B और C, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी ट्राइंगल होगा, ये मान लो कि ट्राइंगल है ABC।
अब ए बी की लेंथ निकालने के लिए आपको पहले ए बी वैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, बी सी की लेंथ निकालने के लिए बी सी वैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और ए सी की लेंथ निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ए बी सी और सी ए ऐसे निकालेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो ए बी वैक्टर कैसे निकला, ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बहुत आगे हमने सीखा था पहले कि भाई ए बी वैक्टर कैसे होगा, तो बी माइनस ए। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, तो सी माइनस बी, उल्टा लेना है। और सी ए वैक्टर कैसे निकलेगा, तो ए माइनस सी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ही फाइंड किया है ए बी वैक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर बी सी और सी ए आप समझ जाओगे। ए बी का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, तो ये रहा बी और ये ए। तो देखना 2i माइनस 3i, तो माइनस आई, वापिस एक बार 2i माइनस 3i, तो माइनस आई, माइनस जे, फिर बीच में माइनस लगाना है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस जे माइनस माइनस प्लस 4j, तो प्लस 3j के 1 के माइनस लगाएंगे बीच में, तो और ये माइनस यानी प्लस, तो 1 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी अगर आपको फाइंड करना है तो सी माइनस बी, आई माइनस 2i, तो माइनस आई, माइनस 3j माइनस माइनस प्लस जे, तो माइनस 2j, माइनस 5k माइनस k, तो माइनस 6k हो जाएगा। इसी तरीके से सी ए यानी ए माइनस सी, ये ए और ये सी। तो इसी तरीके से हमें तीनों वेक्टर मिल गए। अब उसका हम क्या निकालेंगे, लेंथ यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, कोफिशिएंट लेने हैं, -1, 3 एंड 5। तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 35। इसी तरीके से बी सी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ले लो, -1, -2, -6, तो उनका स्क्वायर कर लो, तो आंसर आपको कितना मिलेगा, √41। सी ए, तो उसके भी कोफिशिएंट ले लो, -2, -1 और ये 1, तो ये भी हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, √41 ये भी मिडल में है, इन दोनों का जनरली 35 + 6 करोगे आप तो 41 आ जाएगा। तो इसको मैंने कैसे लिखा, ध्यान से देखो, ये बी सी है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। बी सी यानी √41 उसका स्क्वायर, ए बी √35 उसका स्क्वायर, और ए सी ए √6। ओके, 41 हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 35। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी सी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होता है। यानी बी सी क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा, तो सीधी बात है ए राइट एंगल पे आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, और कहाँ पर, एट ए। ओके, तो बहुत ही आसान समय, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने के लिए पहले आपको वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर फाइंड करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और तीनों साइड के ऊपर से आप फिर डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा लॉन्गेस्ट है। जो लॉन्गेस्ट होगा उसको आप हाइपोटेनियस पे रख दो। देखो यहाँ पे बी सी √41 लॉन्गेस्ट था, तो यहाँ पे आ गया, तो अपने आप ए यहाँ पे आ जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये था 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे 10.2 कंप्लीट हो रहा है। वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें।